फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना पर आज आप मना रहे हैं मेरे साथ वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। जी हां, आज 28 जुलाई है और आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है। सो आज के दिन की खासियत, आज के दिन की जानकारी और आप हेपेटाइटिस से कैसे बच सकते हैं, इसके लिए ढेर सारी जानकारी देने के लिए, बहुत सारी सलाह देने के लिए, बहुत सारी एक्सपर्ट एडवाइस देने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित मिगलानी, जो कि डायरेक्टर और एचओडी हैं गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, और हम करेंगे इनका स्वागत रेडियो मानव रचना के स्टूडियो में। थैंक यू भावना फॉर द इनविटेशन। डॉक्टर अमित, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, मैं आज चाहूंगी कि आप हमारे सभी लिसनर्स को, हमारे दर्शकों को ये जरूर बताएं कि ये वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को क्यों मनाया जाता है और इस बार 2025 की बड़ी खास थीम है लेट इट ब्रेक डाउन। सो एग्जैक्टली ये क्या ब्रेक डाउन है? 28th जुलाई is the date of birth of Dr. Baruch Blumberg. जी He is a great scientist who discovered hepatitis B. जी प्लस इन्होंने सिर्फ हेपेटाइटिस बी के वायरस को डायग्नोज नहीं करा, बट इसके साथ साथ इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट और इसके वैक्सीन की डेवलपमेंट में भी ग्रेट कंट्रीब्यूशन किया। जी इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला है 1976 में। तो उन्हीं को ऑनर करने के लिए वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को एवरी ईयर पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। डॉक्टर साहब, लेट्स ब्रेक इट डाउन। एग्जैक्टली किसको ब्रेक कर रहे हैं? हेपेटाइटिस को, इसके द्वारा पैदा होने वाले वायरस को, किसको? नहीं, इसके अंदर लेट्स ब्रेक इट डाउन के मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं जी और सबसे ज़्यादा मुझे जो लगता है कि वो ब्रेक करने की ज़रूरत है, तो जो हेपेटाइटिस बी और सी के साथ स्टिग्मा है उसको ब्रेक करना है। हमें जो ब्रेक करना है, जो एक कलंक हेपेटाइटिस बी किसी का पता चलता है या सी पता चलता है तो लोग आज भी उसको अछूत की नज़र से देखते हैं, जी उसको हमें ब्रेक करना है। हमारे जो इंडियन सोसाइटी के अंदर अनफॉर्चुनेटली जो गलत माइंडसेट सब डेवलप हुआ पड़ा है, सबसे पहले तो हमें उसे ब्रेक करना है। उसके अलावा हमें ब्रेक करना है हमारे जो ट्रीटमेंट की कॉस्ट, डायग्नोसिस, जो अवेयरनेस नहीं है, जो उसके बीच में हमारा जो अंधकार है, जो उसके रिगार्डिंग हमारे लोगों में मिसकंसेप्शंस हैं, उसको ब्रेक करना है। और उसके अलावा हेपेटाइटिस बी और सी इज ए प्रिवेंटेबल डिजीज, मतलब इसे हम बचा सकते हैं। तो उसके ट्रांसमिशंस के रिलेटेड जो भी मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के, उसको ब्रेक करना है। सो मेनी थिंग्स टू बी ब्रोकन, लेकिन ऑफ कोर्स जरूरी ये है कि आज तक हम सिर्फ एचआईवी को ही ये कहते थे कि अगर कोई एचआईवी पॉजिटिव है तो उसके साथ मत बैठिए, अगर आप उसके साथ बैठकर चाय भी पी लेते हैं तो हो सकता है कि आपको भी हो जाए। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि ये समय आ गया है हमारे पास सही अवेयरनेस हो, और सही अवेयरनेस में सबसे पहला कदम यही है कि आपको पता हो कि ये कोई भी चीज जो है सिर्फ आपके किसी भी प्रकार के साथ बैठने के, चाय पीने से या फिर यूटेंसिल शेयर करने से, उस घर में रहने से नहीं फैलती है। इसके कारण कुछ और है, वो कारण जरूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं हेपेटाइटिस की। दो हेपेटाइटिस हैं जो बहुत कॉमन है, अक्सर सुना जाता है। वैसे तो अगर हम देखें तो हेपेटाइटिस के 4 प्रकार होते हैं। सो डॉक्टर साहब, इन 4 प्रकारों में से बी और सी सबसे ज्यादा घातक माना गया है। सो इसको हम किस नजर से देखें, इससे कैसे बचा जा सकता है? हेपेटाइटिस जो होते हैं, आपने बोला कि जैसे हेपेटाइटिस मेनली 5 होते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी एंड डी। जी तो उसके अंदर बी एंड सी जो होता है वो क्रोनिक होता है। ए और ई जो होता है वो एक्यूट होता है, वो इन्फेक्शन होता है जो कि नॉर्मल बॉडी इम्यूनिटी वीन ऑफ कर देती है। मतलब कहने का मतलब आप अमूमन 99% केसेस के अंदर 2 से 3 महीने के अंदर वायरस से फ्री हो जाते हैं। बट जो क्रोनिक वाला हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस बी और सी, ये लीवर के अंदर उनके जीन्स में घुस जाता है और उसके वो लाइफ लॉन्ग अटैच हो जाता है हमारे साथ, और वो धीरे 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 लीवर को खराब करता है। तो इसीलिए ज़्यादा हम बात जो खतरनाक हैं वो हेपेटाइटिस बी और सी, वो क्रोनिक वाले हैं। सो शायद इसीलिए हेपेटाइटिस बी और सी को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। जी हाँ, अगर हम देखें तो हेपेटाइटिस बी और सी अगर किसी को हुआ है तो उसके लक्षण या उसके सिम्टम्स हैं वो इनिशियल स्टेज में नहीं दिखेंगे। उसके लिए वायरस जो है वो धीरे धीरे लीवर को ख़राब कर रहा है और ये 10 से 15 साल तक ले सकता है लीवर पे असर दिखाने के। और लीवर की हमारी एक सबसे अच्छी बात और ख़राब बात ये है कि लीवर जब तक उसमें 80% डैमेज नहीं होगा, उसके कोई डेफिनेटिव लक्षण नहीं आएंगे, जैसे कि जॉन्डिस होना,
इनिशियल स्टेज में कुछ नॉन स्पेसिफिक लक्षण हो सकते हैं, जैसे भूख कम लगना, हल्की थकान रहना, बट जो ऑब्वियस लीवर के फेलियर के साइंस होते हैं, जब तक लीवर सिग्निफिकेंट डैमेज नहीं होगा उसके लक्षण नहीं आते। इमेजिन करिए कि हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है कि जिसके सिम्टम्स भी नहीं आएंगे, और सिम्टम्स जब आएंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। जैसे कि डॉक्टर अमित ने कहा, 10 साल भी लग सकते हैं आपको पता लगने को कि आपको हेपेटाइटिस है। सो ये जो ऐसे क्रोनिक वाले हेपेटाइटिस के पेशेंट्स हैं, एग्जैक्टली इनको डायग्नोज कैसे किया जाए? जैसे कि आपने, अगर नॉर्मल इंसान में हमें रूटीन टेस्ट, अगर आपके मान लो कि आपके लीवर फंक्शन टेस्ट में थोड़ी गड़बड़ आ रही है, जी। तो हम एडवाइस करते हैं कि उनको हेपेटाइटिस बी सी करा लेना चाहिए। जैसे कि रूटीन चेकअप 45 की एज के बाद एनुअली लगभग सारे लोग कराते हैं। तो हमें अगर एनुअल चेकअप में हमारे ब्लड टेस्ट में एलएफटी की अगर गड़बड़ आ रही है, तो डॉक्टर से कांटेक्ट करके हेपेटाइटिस बी सी को चेक करा लीजिए। जी। वो एक सिंपल ब्लड टेस्ट होते हैं। इसके अलावा प्रेग्नेंट फीमेल्स में इंडियन गाइडलाइंस यही हैं कि हर पेशेंट जो प्रेग्नेंट है उनका हेपेटाइटिस बी और सी चेक होता है। जी। गवर्नमेंट गाइडलाइन में भी होता है, बट हेपेटाइटिस बी सी प्राइवेट प्रैक्टिस में सबका होता है, जिससे कि माँ से बच्चे को ये वायरस ना ट्रांसमिट हो। अगर ये है माँ को तो वो पता चल सकता है। इसके अलावा हम जब भी किसी ब्लड डोनेट करते हैं अपना, तब ये ब्लड टेस्ट होते हैं, या फिर रूटीन सर्जरी से पहले भी हेपेटाइटिस बी सी का टेस्ट होता है। जी। और आजकल तो बहुत अच्छा प्राइवेट कंपनीज ने करा है कि वो प्री एम्प्लॉयमेंट चेकअप में भी ये हेपेटाइटिस बी सी कराते हैं। तो नॉर्मल पर्सन के अंदर रूटीन चेकअप के दौरान इसको पता चलता है। अगर आपको कोई सिम्टम्स हैं, जैसे भूख कम लगना, थकान, या आपने रूटीन टेस्ट में अगर आपने एलएफटी आपका गड़बड़ है, तो आप इसको कराइए। सो हेपेटाइटिस बी सी से बचने के लिए सबसे अच्छी चीज है कि एक रूटीन चेकअप बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम अर्ली इसको डायग्नोज कर लेते हैं। सो डॉक्टर साहब, अर्ली डायग्नोज मान लीजिए हो गया, पता लग गया टेस्ट में कि हेपेटाइटिस बी या सी है। सो उसके बाद क्या, कैसे उसको क्योर किया जाता है, कैसे उसको ठीक किया जाता है? देखिए, अगर आपको टेस्ट में किसी भी तरीके से पता चल गया है कि आप हेपेटाइटिस बी और सी से हैं, तो हेपेटाइटिस सी की मैं पहले बात करूँगा। हेपेटाइटिस सी की ओरल टैबलेट्स आ गई हैं, जो कि 3 महीने या 6 महीने दी जाती हैं, जी। डिपेंडिंग ऑन दी टाइप एंड वायरल लोड। उसके अंदर 99% क्योर रेट है। वाह। तो हम एक तरीके से बोलें तो, अगर आपने वो टैबलेट्स ले ली, पहले उसके इंजेक्शंस आते थे, अब तो टैबलेट्स आ गई हैं। एक टैबलेट लेनी है आपने रोज, और वो 3 महीने लें, तो आप 99% की उसकी सक्सेस रेट है। तो ये उसका ट्रीटमेंट है, और इससे आपको लीवर, जो वायरस लीवर को डैमेज कर रहा है, वो जब 99% क्योर हो गया तो वो डैमेज सारा खत्म ही हो गया। अब रही बात हेपेटाइटिस बी की, उसके कुछ मेडिसिन्स हैं जो कि लंबे समय लेनी पड़ती हैं। आप ये मान लीजिए कि लाइफ लॉन्ग भी लेनी पड़ सकती हैं, और उससे लीवर के जो फर्दर डैमेज को आप काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। जी। तो अगर आपको पता चल गया है हेपेटाइटिस बी सी, तो आप उसका डेफिनेटली इलाज कराइए। उसको इग्नोर मत कर दीजिए कि एक ये टेस्ट आया, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, मैं अभी क्यों इलाज करवाऊँ, मैं तो बिल्कुल भला चंगा हूँ। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि ये वायरस माँ से बच्चे में भी हो जाता है, तो बाय चांस आपको पता चल गया कि आप हेपेटाइटिस बी या सी से सफ़र कर रहे हैं, तो इसको छुपाएं नहीं। और अपने, जैसे बाय चांस आपको इंसिडेंटली पता चला है, तो एटलीस्ट अपने फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव्स का भी चेक जरूर कराएं। जी। और अगर वो हेपेटाइटिस बी से आप सफ़र कर रहे हैं और आपके रिलेटिव्स हेपेटाइटिस बी के से नहीं है, उनका नेगेटिव आया है, तो उनको हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जरूर लगवाएं। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि आप इमीडिएटली वैक्सीन लगवाएं, तो वैक्सीन उस एज में लगवाई सकती है, कोई एज लिमिट है, या वैक्सीन अगर आपको डिटेक्ट नहीं हुआ है तो लगवाई जा सकती है? देखिए, वैक्सीन उसी को लगाई जा सकती है जो कि हेपेटाइटिस बी से सफ़र नहीं कर रहा। जी। अगर आप हेपेटाइटिस बी से सफ़र कर रहे हैं तो वैक्सीन का कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल। और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन आप नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में बच्चों में तो लगती ही है। वो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, बट आप किसी भी उम्र में लगवा सकते हैं। ऐसा कोई ये एज लिमिट नहीं है कि भाई आप अगर 40 साल से ऊपर हो गए तो आप वैक्सीन नहीं लगवा सकते, आप लगवा सकते हैं। डॉक्टर साहब, कोई हाई रिस्क है? मतलब ऐसा लगता है कि इन्हें हेपेटाइटिस बी होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, या हेपेटाइटिस सी होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं? बिल्कुल। हेपेटाइटिस बी के में, जैसे कि अगर हम बात करें तो हेल्थ केयर वर्कर्स सबसे पहले हैं, जी। क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर्स का ब्लड, जैसे सिस्टर्स हो गई,
उनका जब वो इंजेक्शन लगा रही हैं तो नीडल प्रिक होने का चांस रहता है, या डॉक्टर्स हैं सर्जरी कर रहे होते हैं, ब्लडी सर्जरी होती है, जी तो कभी कभी वहां से ब्लड टू ये स्किन में एब्रेजन है तो वो कांटेक्ट रह सकता है। तो डॉक्टर्स, नर्स केयर स्टाफ, हेल्थ केयर वर्कर्स आर हाई रिस्क ग्रुप। इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जैसे कैंसर पेशेंट्स हैं, जी या जो पेशेंट डायलिसिस पे चल रहे हैं, या कुछ पेशेंट जैसे एचआईवी के पेशेंट हैं जिनकी बॉडी की इम्यूनिटी कम है, उनके अंदर हेपेटाइटिस बी की एक्टिविटी और वायरस के होने के चांस ज़्यादा होते हैं, वो हाई रिस्क ग्रुप होते हैं। और इसके अलावा जैसे कि सेक्सुअल वर्कर्स हो गए, प्रिजनर्स हो गए, या आईवी ड्रग अब्यूजर्स हो गए जो अनस्टेराइल नीडल्स यूज करते हैं, उनके अंदर भी हेपेटाइटिस बी सी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये सारे हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं। सोचिए कि आपको पता भी नहीं है लेकिन आपने क्योंकि आईवी से कोई भी इंजेक्शन या कोई ड्रग एडमिनिस्ट्रेट किया है, सो आपको हेपेटाइटिस हो सकता है। सो इन सारी चीजों से बचने की जरूरत है। लेकिन अगर मैं बाकी हेपेटाइटिस की बात करूं, हमने बी और सी की बात की, लेकिन बाकी हेपेटाइटिस का कारण क्या होता है? देखिए, जो हेपेटाइटिस ए और यू होता है वो जैसे आजकल मानसून का सीजन चल रहा है, जी तो हमारा जो जो उसमें क्या होता है कि ओवरलोडिंग के कारण कभी कभी पीने का पानी और सीवरेज वाटर है वो आपस में मिक्स हो जाता है, जी बिकॉज सीवरेज ओवरफ्लो हो गया, कहीं से वो ड्रिंकिंग पाइपलाइन लीक है, तो वो कंटेमिनेटेड हो जाता है। तो वो वायरस फीको ओरल ट्रांसमिशन से हमारे, हमने वो कंटेमिनेटेड वाटर, या हमने कहीं बाहर खाया, साफ पानी नहीं पिया, गंदे हाथों से, वो हमारे शरीर में चला जाता है और लीवर में सूजन पैदा करता है। बट ये हेपेटाइटिस ए और ई जो है 99% केसेस के अंदर रिकवर हो जाता है 2 से 3 महीने के अंदर। सो ये एक अच्छी चीज है कि एटलीस्ट 3 तरीके के हेपेटाइटिस ऐसे हैं जो आपको डराते नहीं है, लेकिन 2 तरीके के हेपेटाइटिस ऐसे हैं जो वाकई डराते हैं। डॉक्टर साहब, बी और सी अगर मैं बात करूं तो क्या ये जिंदगी में कभी जानलेवा हो सकते हैं? जी हाँ। अगर मैं बात करूं तो करीबन करीबन वर्ल्ड में 8 लाख डेथ हर साल हेपेटाइटिस बी और उसकी कॉम्प्लिकेशन के कारण, जो कि सिरोसिस, और जो हेपेटाइटिस बी है लेटर स्टेजेस में लिवर कैंसर का भी कारण बनता है, वो होती है। हर साल 8 लाख लोग हेपेटाइटिस बी के कारण वर्ल्ड में उनकी डेथ हो रही है। सो ये कारण मुझे समझ में आ रहा है। 8 लाख लोगों की मृत्यु सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि उन्हें सिम्टम्स नजर ही नहीं आए। और आपकी बॉडी जब तक सिम्टम्स नहीं देती है तो हम कभी रिएक्ट नहीं करते हैं। तो शायद इसका एक फुल प्रूफ सॉल्यूशन ये होगा कि हर साल आप अपना एक एनुअल चेकअप जरूर करवाएं और उसमें हेपेटाइटिस बी और सी को ऐड जरूर करें। अगर ये नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को हाई रिस्क पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब डॉक्टर साहब बात करते हैं, जैसे आपने खुद कहा कि हेपेटाइटिस बी और सी जैसी जटिल बीमारियों के इलाज में भी या फिर इसकी अवेयरनेस में एक बहुत बड़ा इश्यू आता है। मैं अगर अपने फरीदाबाद शहर की या दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो यहाँ कितना कॉमन है ये? देखिए, अगर मैं फरीदाबाद या इंडिया की बात करें, तो अगर 100 नॉर्मल लोगों का टेस्ट कराऊंगा हेपेटाइटिस बी का, तो उसमें से 3 से 4 लोगों को हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आएगा। जी मतलब इसकी प्रेवलेंस हम बोलें तो इंडिया में 3 to 4% है। जी तो अगर हम बात करें तो करीबन करीबन 6 करोड़ लोग इंडिया में हेपेटाइटिस बी से सफ़र कर रहे हैं। इमेजिन। और अगर हम हेपेटाइटिस सी की बात करें तो ये फिगर करीबन करीबन 80 लाख से 1 करोड़ के बीच में आती है। डॉक्टर साहब आपने कहा कि ये इतना कॉमन है, लेकिन हम्म। उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो क्या कोई एज ग्रुप है जिसको हम ये कह सकते हैं कि उनके लिए ये बड़ा हाई रिस्क है? क्योंकि मान लीजिए कि कोई सिम्टम ही नहीं दिखाए 10-15 साल तक, छोटे से बच्चे को हेपेटाइटिस हुआ 10-15 साल तक तो वो एडोलसेंट हो गया और तब तक उसे पता ही नहीं है, और कितना ज्यादा लिवर डैमेज हो चुका होता है। सो हम्म। कोई एज लिमिट ऐसी है जिसको हम ये कह सकते हैं ये एज लिमिट काफी हाई रिस्क पर रहती है, या इस उम्र में जाकर हेपेटाइटिस का पता लगना काफी कॉमन है? देखिए, एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे लीवर डैमेज का अपना प्रोग्रेशन रेट रह रहा है, जी और वो 10 से 15 साल से 20 साल भी ले सकता है, ऐसा नहीं है कि 10 साल बाद ही आएगा। जी तो अधिकतर ये हेपेटाइटिस बी और सी की बीमारी जो पता चलती है वो थर्ड फोर्थ डिकेड में आके अधिकतर लोगों को पता चलती है, उसके सिम्टम्स आने लग जाते हैं। मगर कोई ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि ये एज ग्रुप हाई रिस्क ग्रुप है, बट हाँ, डेफिनेटली जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती जाती है तो बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो जाती है। जी तो यानी कि उसका हेपेटाइटिस बी का प्रकोप जो बोले हैं, उसके जो इंटेंसिटी बोले बॉडी को डैमेज करने की, लिवर को डैमेज करने की, वो बढ़ जाती है। जी। सो दोस्तों,
एज लॉन्ग एज एज प्रोग्रेस कर रही है, ये ध्यान रखिए कि आपको अपने टेस्ट रेगुलरली करवाने बहुत जरूरी है। और उसका सिर्फ एकमात्र कारण है, खुदा ना खास्ता अगर कोई भी बीमारी घर करने वाली है या आने वाली है, या कहीं अभी उसका वायरस आया है आपके शरीर के अंदर, तो इमीडिएटली आप उसे नैप करके उसका इलाज सही समय पर करवा सकते हैं। और अगर आइडियल सिनेरियो देखा जाए, आपने टेस्ट करवाया और आप हेपेटाइटिस बी और सी से ग्रसित नहीं है, तो सबसे अच्छी चीज है कि आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब ये एक बड़ा अहम सवाल है, जब हम कहते हैं वैक्सीन लगवा सकते हैं, तो इसकी एफिकेसी या एफिशिएंसी कितनी है? अगर वैक्सीन लगवा ली तो जिंदगी भर निश्चिंत हो सकते हैं? देखिए, वैक्सीन की बात करें तो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन अवेलेबल है। जी। हेपेटाइटिस सी की कोई वैक्सीन अभी तक नहीं आई, रिसर्च जी। चल रही है। तो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन अवेलेबल है, और हेपेटाइटिस बी की 3 डोजेज लगती हैं वैक्सीन की। जी। जो एक अभी लगती है तो और उसके 1 महीने के बाद और 6 महीने के बाद, यानी जी। 3 डोजेज हैं। अगर आपने 3 डोजेज समय पे लगवाई हैं तो उसकी एफिकेसी मतलब नॉर्मल हेल्दी पेशेंट्स के अंदर 99% है। जी। बल्कि मैं 99.9% बोलूंगा, इतनी ज्यादा इफेक्टिव है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज तक आपने जिंदगी में हेपेटाइटिस बी की अगर वैक्सीन नहीं लगवाई है, सो इट इज एक्चुअली टाइम कि आप ये वैक्सीन लगवा लें। डॉक्टर साहब, कई बार कई लोगों के साथ ये भी हुआ है कि जैसे उन्होंने हेपेटाइटिस की पहली डोज या पहली वैक्सीन की पहली डोज ले ली और बाकी 2 रह गई है, सो क्या उसको फिर से वो फिर से कर सकते हैं या कैसे है? क्या एक डोज उतनी इफेक्टिव होगी? देखिए, वो कहने का मतलब, अगर मैं एक डोज की बात करूं तो वो हार्डली 60 to 70% इफेक्टिव है। जी। मगर आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको रिपीट भी कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि एक डोज लगवा ली तो उसके बाद मैं दोबारा रिपीट नहीं कर सकता। आप तीनों डोजेस दोबारा रिपीट कर सकते हैं। कुछ ब्लड टेस्ट हैं जिससे कि हम उनके एंटीबॉडीज के लेवल को चेक कर सकते हैं कि क्या वो वैक्सीन ने काम किया कि नहीं किया। जी। अगर मगर वो एक कॉस्टली टेस्ट होते हैं, आप चाहें तो वो टेस्ट करवा के कंफर्म कर सकते हैं कि एक डोज ही काफ़ी है कि नहीं। मगर जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस या वर्ल्ड वाइड जो वैक्सीन शेड्यूल फॉलो होता है वो 3 डोजेस का ही होता है। डॉक्टर साहब, एक लंबे समय से हम देखा जाए तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाते आ रहे हैं। और हमारे, अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, हमारी सरकार की बात करें, सो उनका भी एक प्रोसेस है कि आने वाले 2030 तक हम इसे एलिमिनेट ही कर लें, कि हेपेटाइटिस हो ही नहीं। बट क्या आपको लगता है कि ये जो ट्रैक है ये वाकई सही जा रहा है? क्योंकि जिस तरीके से अवेयरनेस की जरूरत है, आज भी अगर हम कॉमन मैन से बात करें, तो बहुत सारे लोगों का जवाब ये होता है, उन्हें तो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन के बारे में पता भी नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा, भावना। आई थिंक ये जो 2030 का टारगेट जो WHO ने सेट किया है, जी। हम इंडिया में अगर हम सिनेरियो देखें तो वो बहुत दूर है हम। और मुझे ये टारगेट जो है 2050 तक भी कंप्लीट होता हुआ नहीं लग रहा। जिस तरीके से हमारी इंडियन पॉपुलेशन इस रिगार्डिंग इन हेपेटाइटिस बी और सी के रिगार्डिंग अनअवेयर है। बट मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जी। जिसके अंदर कुछ कुछ फ्री टेस्टिंग भी उन्होंने स्टार्ट करी है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, और कुछ कुछ ट्रीटमेंट्स भी फ्री अवेलेबल कराने की हेपेटाइटिस सी की भी इनिशिएटिव लिया है। तो वो काफ़ी अच्छा स्टेप है। बट अभी मुझे लगता है कि सोसाइटी लेवल पे बहुत कुछ करना बाकी है। देखिए, आम जन के लिए तो मैं यही कहूंगी कि हमें खुद जिम्मेदार बनना पड़ेगा। अगर हम इंतजार कर रहे हैं कि सरकार ये वैक्सीन फ्री करके हमें लगा दे, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अपनी ही बीमारी को प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसके पूरे क्योर को डिले करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके इलाज को डिले करने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक ये हमारी पर्सनल जिम्मेदारी है। जैसे डॉक्टर अमित मिगलानी और ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स सामने आते हैं, बहुत सारे हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सामने आती हैं, इस दिन को मनाते हैं, अवेयरनेस देने की कोशिश करते हैं, तो हमें सबसे पहला कदम ये उठाना है, लेट्स गेट टेस्टेड। आई थिंक अगले साल का जो थीम होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि पूरे विश्व का सबसे पहले हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट करवाया जाए, और टेस्ट होने के बाद आप एटलीस्ट निश्चिंत हो सकते हैं आपको हेपेटाइटिस है या नहीं है। अगर है तो आपके पास फिर भी चांस है कि आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। और अगर आपको हेपेटाइटिस से आप ग्रसित हैं, तो आप समय पर इलाज करवा सकते हैं। तहे दिल से धन्यवाद डॉक्टर साहब, आज आप आए। आपने न सिर्फ हमारे लिसनर्स को इतनी अहम जानकारी दी, लेकिन जाने से पहले मैं चाहूंगी कि आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है, क्या कहना चाहेंगे आप हमारे सभी दर्शकों को, लिसनर्स को? जैसे कि इस साल का वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का थीम है लेट्स ब्रेक इट डाउन, तो मुझे लगता है कि जो इस हेपेटाइटिस बी सी के साथ सोशल स्टिग्मा, जी। जो कलंक,
जो धब्बा इसके साथ अटैच्ड है हमारी सोसाइटी में, हमें उसको तोड़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हेपेटाइटिस बी और सी की जांच कराएं, अगर आपको पता चला है तो उसका इलाज कराएं, और ये एक काफ़ी हद तक प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल बीमारी है। जी। तो इसीलिए हमें इसके जो स्टिग्मा है, इसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड, इसके साथ जो वो एक सोशल स्टिग्मा है उसको ब्रेक करते हुए हमें इसकी अवेयरनेस को और लोगों में पहुंचाना है। डॉक्टर साहब, जब कभी भी हम बात करते हैं कि हम इसकी अवेयरनेस को आगे तक लेकर जाएं, और हम बार बार ये बताने की लोगों को कोशिश करते हैं कि इसके टेस्ट करवाएं। जब कभी भी हमारे पास कोई भी, आपके पास नॉर्मली अगर पेशेंट्स आते हैं, क्या ऐसा होता है कि आप उन्हें एनकरेज करने की कोशिश करते हैं कि वो हेपेटाइटिस के लिए भी अपना टेस्ट करवाएं? देखिए, एक्चुअल में हर चीज़ की कॉस्ट अटैच होती है। जी। तो अगर आपके रूटीन ब्लड टेस्ट में, मैंने जैसे पहले भी बताया, आप रूटीन एनुअल चेकअप हमेशा कराते हैं, तो आपने अगर आपके एलएफटी गड़बड़ आए हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट आपके गड़बड़ आए हैं, जी। जो कि आजकल सारे लोगों को पता है, तो आप इसके बारे में ज़रूर हेपेटाइटिस बी सी टेस्ट कराएं। एक बार आपने टेस्ट करा लिए तो आपको होने का चांस आगे नहीं है, और अगर आपको पता चल गया कि आपका नेगेटिव है, तो आप हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन ले सकते हैं, जिससे कि आप 99.9% आप उस बीमारी से बच गए। तो आपके अगर एलएफटी डिरेंज हैं तो डेफिनेटली आप कराएं। हाँ, आप हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अगर आप हेल्थ केयर वर्कर हैं, या आपके किसी पेशेंट का कैंसर पेशेंट है, या हीमोडायलिसिस चल रहा है, तो उनके रेगुलरली हेपेटाइटिस बी सी, या कोई एचआईवी पेशेंट है, या हाई रिस्क ग्रुप होते हैं, जैसे कि प्रेग्नेंट फीमेल्स में हेपेटाइटिस बी टेस्ट कराना मस्ट है, क्योंकि वो हम एक बच्चे को बचा सकते हैं हेपेटाइटिस बी से। ये जी। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं कि प्रेगनेंसी, और जो जैसे कि सेक्सुअल वर्कर्स हो गए, प्रिजनर्स हो गए, आईवी ड्रग अब्यूजर्स हो गए, और आजकल जो मैं एक चीज जो रह गई पॉइंट जो मैं जरूर बोलना चाहूंगा, कि आजकल टैटू का बड़ा फैशन है। यस। तो वो टैटू में जब भी आप वो सिरिंज यूज करें, तो मेक श्योर कि वो फ्रेश हो, न्यू हो, है ना, वो न्यू हो, क्योंकि आजकल लोग टैटू बनवाते हैं बहुत ज्यादा, और वो कॉस्ट कटिंग के कारण टैटू बनाने वाले वो पता नहीं नीडल को रीयूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो आप जब भी टैटू बनवाएं तो वो न्यू एकदम फ्रेश सिरिंज हो। आज के जमाने में वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई, फैशन कई बार भारी पड़ सकता है, और ये टैटू का बनवाने का जो कल्चर है ना, वैसे तो देखिए फैशन में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं कि जिस सिरिंज का इस्तेमाल किया जा रहा है वो फ्रेश है या नहीं, तो आप दस्तक दे रहे हैं कि आपको आने वाले समय में हेपेटाइटिस हो सकता है, अगर खुदा ना खास्ता वो सिरिंज इन्फेक्टेड है। इन छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखेंगे, बड़ी बीमारी से दूर रह पाएंगे। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। तहे दिल से धन्यवाद डॉक्टर अमित, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे सभी लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी। थैंक यू भावना, इट वॉज माई प्लेजर।